नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव का भाग 3। मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी ना था कि ये नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वह मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। पर यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। यह दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग न होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उनके सामने वह अपनी करुणा गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वह इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वह कब भावुक हो आई उसे खुद ही पता नहीं चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए हैं, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे। अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गए, लड़की ने यह तेवर बाप से ही लिए हैं। उसका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्राए। बस यूं ही जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय ना कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताब आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे, मैं कोई 16-17 साल की ब्याहुली नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चरशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी। पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। जबरदस्ती उड़े अकेलेपन से वह जैसे एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा। अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर देते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे जिस तिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं अब से तुम्हें काका कहूंगी, रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की इस सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह लेने लायक भी नहीं थी। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वह अपने दड़बे में घुस जाती थी। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था। हंसकर बाद में कहा था,
युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, अब आप नज़र तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपत्ति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुशमिजाज और मिलनसार हैं। ये तो पारुल भी कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वह एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी, फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेज प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक है, देख रही है ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं, उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूंगी। कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं हैं। भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसीलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर। कब से मतलब, हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग। हाँ, हम लोगों की शादी में वह नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था। आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वह आया भी गजब की थी भाभी, यह समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया। यह आपसे किसने कह दिया। निकाला नहीं था भाभी, उसे टीबी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वह जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के पैसे भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं। कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सके तो लगाइए। पता तो खैर टीबी हॉस्पिटल से भी मिल जाएगा, पर बात क्या है। मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों, अब तो वह बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निक्की को भी अब आया की जरूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं। डॉक्टर और निक्की को अब भी उसकी ज़रूरत है। उसकी अवचेतन में अब भी वह बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताज़ा है। मैं चाहती हूँ वह फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा। वह मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट इट एज एन अर्जेंट केस, टॉप प्रायोरिटी। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद ही आ गए। वे जानबूझकर ऐसे समय पर आए थे जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैं मन ही मन उनकी समझदारी की दाद देती रही। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब। मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है, और यह भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुँच गई है। क्या टीबी भी रिलैप्स होता है डॉक्टर। यह तो राज रोग है भाभी। इसे चाहिए अच्छी गिजा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ से मैसर होता है। फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। मैं तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहाँ तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं थी। शुरू से ही बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाठ थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी। हाँ,
निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना, उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, एक बात कहूँ? कहिए, मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों कितने कल्पना चित्र बनाए थे, अब सबके सब मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है वह बुढ़िया ज़्यादा दिन नहीं खिंचेगी। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा सपनों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है, और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलमश धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी तो बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वह पापा को भी माफ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ न कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था, मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर को मेरे पास बैठे। बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया, बार बार बलाए ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी असीस रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी में कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो जिंदगी भर को मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वह मेरी प्रतीक्षा में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप, मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा ना गया, और आप सोच रही हैं कि आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक मनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का भी मेरा साहस न हुआ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो यह सोचकर भी झुरझुरी हो आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वही उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बास मार रहे थे। उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन वृद्धा में उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई थी। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलिजा लगा था। एक तिलिस्म था जो टूट गया था, और अब वह उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपने उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते, क्यों, युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में यह भी ना कह पाती कि आप ही की नज़र लग गई। बस
शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था, एक रस और निरानंद। घर फिर द्वीपों में बट गया था। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लसित न कर सका। उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैं मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था, सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मना है। इतने दिन तक तो वो हॉस्टल में ही थी, पिछले साल पापा को याद ही ना रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल दूंगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनाया था जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए गए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। दशहरे पर हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झाँक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की भांति अब वह मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं एकदम इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी को और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फ़िलहाल लंबी छुट्टी ले लो, और देखो इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का भी रास्ता नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलता हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फ़ोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजनीय दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है? मेरा मतलब है, शुड बी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज़ जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कड़ाई चल रही है। चोगा इनके हाथ में देखकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। जलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न दागा। प्रसाद ने यह खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। यह बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम यह बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ओफो, मेरा क्या वास्ता होगा? वे बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। जब वे जिंदा थी पारुल ने देख आई थी बस। मैं रात में तो उस बच्ची को भेज नहीं सकती ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लिवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप यह भी कहेंगे कि ये बात मुझसे क्यों नहीं कही गई? तो हुजूर, शुरुआत तो आप ही से की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थी कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वे कितनी शिद्दत से याद करती है? क्या आप के पास यह सोचने समझने की फुर्सत थी कि अपनी दिद्दा के लिए वे कितनी बेचैन है? और आपकी उस फुर्सत का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराज़गी का खतरा उठाकर भी मैंने ये पहल की। आपको और कुछ कहना है? क्या कहते बेचारे, मुंह लटका कर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी वह उदात्त कोशिश कितनी नाकाम रही है। मेरे आत्मविश्वास का दुर्ग कैसे भरभरा कर गिर पड़ा है।
उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा, इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था।